Hello friends, this is Shucheta Sinha and today we will discuss a small topic under ordinary differential equation, that is linear equations with variable coefficient. And due to the time limitation, we will cover this topic very quickly and solve a question from July 2024 NET examination so that we can get a clear vision how to apply the theory. Hope you all are okay with Hindi and English. So without further delay, let's get into the video. A linear differential equation of the form x to the power n dny dxn plus p1 x to the power n minus 1 dn minus 1 dxn minus 1y plus dot dot up to p and y equal to capital X, where p1, p2, pn, this p1, p2 and pn's are constant, and this capital X can be either a constant or a function of x. This kind of equation is called homogeneous linear differential equation with variable coefficient. Why variable coefficient? Because the coefficient here are all in variables form. This is also known as Euler-Cauchy type of equation. Okay. Before solving this equation, we use a transformation x equal to e to the power z to transform this equation into linear differential equation with constant coefficient and then we solve it. अच्छा, हम जब इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे, दैट इज x इक्वल टू e टू द पावर z, हम एक सिंबल यूज़ करेंगे दैट इज d डैश्ड. किसके प्लेस में? डी डी z के प्लेस में. हम अगर ये सिंबल यूज़ करेंगे तो हम x dy dx को लिख सकते हैं d डैश्ड y, एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं डी डैश्ड माइनस 1 इंटू वाई. सिमिलरली हम एक्स क्यूब डी क्यू वाई डी एक्स क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? डी डैश्ड माइनस 1 डी डैश्ड माइनस 2 इंटू वाई. अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे ना इस इक्वेशन पे तो हम इजीली यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए क्योंकि टाइम लिमिटेशन है मैं बस आपको बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है आपको इक्वेशन. तो क्या किया हमने? ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया, एक सिंबल को पकड़ा डी डी जेड के बदले, एंड देन हम क्या लिख सकते हैं? एक्स डी वाई डी एक्स को डी डैश वाई, एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर को डी डैश माइनस 1 इंटू वाई. एंड सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? एक्स क्यूब डी क्यू वाई डी एक्स क्यूब को लिख सकते हैं डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 इंटू वाई. एंड ऐसे ही हम चल सकते हैं. और सिमिलरिटी अगर आपको फाइंड हो गई होगी तो आप बता सकते हैं एक्स टू द पावर 4 डी 4 वाई डी एक्स 4 को कैसे लिख सकते हैं? ऑब्वियसली डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 डी डैश माइनस 3 इंटू वाई एंड सो ऑन. ऐसे ही हम चल सकते हैं. तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम देखते हैं उसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. और जैसे मैंने पहले बोला कि अगर वेरिएबल कोफिशिएंट है तो उसको अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट में ले आएंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि एक्स क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 इंटू वाई ऐसे लिख सकते हैं. माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? डी डैश माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2 तो कांस्टेंट है उसको छोड़ देते हैं. एक्स डी वाई डी एक्स को कैसे लिख सकते हैं? डी डैश वाई और लास्ट में 2y इक्वल टू, हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे थे वो हमको याद रखना होगा. हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे थे x इक्वल टू ई टू द पावर z, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ कर रहे थे. तो अगर x इक्वल टू ई टू द पावर z हम यूज़ कर रहे हैं तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा ई टू द पावर 3z प्लस 3x क्या हो जाएगा? 3 इंटू ई टू द पावर z. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से y को कॉमन ले सकते हैं. अच्छा, अगर y को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 माइनस डी डैश माइनस 1 प्लस 2 डी डैश माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर 3z प्लस 3 ई टू द पावर z. फाइन. अब अगर ये तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है. अगर हम, क्योंकि मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है तो इसको सॉल्व करके आप लोगों के पास आ जाएगा डी डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर डी डैश माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर 3z प्लस 3 ई टू द पावर z. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं. फाइन.
सो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सॉल्विंग का प्रोसेस, मतलब ये जो इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने इजी फॉर्म में ले आया वेरिएबल कोफिशिएंट से कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो इसके बाद हम क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन के लिए देयर आर टू पार्ट्स, वन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकंड है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो फर्स्ट हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे आते हैं कि हम ये कैसे निकालेंगे या कैसा इसका प्रोसेस होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए हमें चाहिए फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन, एंड देन हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स निकाल लेंगे, एंड दैट रूट विल डिसाइड दैट कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब होगा। सो हम फिर से वही एग्जाम्पल पे आते हैं और आपको समझाएंगे कि कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला जाता है। तो हमने क्या सॉल्व किया था, हमने लिया था x इक्वल टू ई टू द पावर z, वही सेम इक्वेशन ही मैंने यहाँ लिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे थे तो इक्वेशन किस में सॉल्व हो रहा था, इक्वेशन सॉल्व हो रहा था d डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू d डैश माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर 3z प्लस 3 इंटू ई टू द पावर z, ये हो रहा था आपके सामने। ठीक, तो अब हम इससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और कैसे निकालेंगे, और स्पेशली पहला पार्ट क्या था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का हेल्प लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसको फॉर्म करेंगे, डी डैश को हम लिखेंगे m, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी डैश को, m। ठीक, सो हम क्या करेंगे, डी डैश को m लिखेंगे m माइनस 1 होल स्क्वायर, सॉरी m माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर हम इसको लाइक डी डैश की जगह m पुट करके अगर हम इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। अब हमने क्या कहा था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो रूट्स मिलेंगे वो डिसाइड करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार है, कैसे किया वो फिर से बता देते हैं। जो राइट हैंड साइड है डी डैश की जगह हमने बस m पुट किया और इक्वल टू 0 रख दिया। अब अगर m को सॉल्व कर लेंगे, मतलब सॉरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 2 टाइम्स एंड देन 2। फाइन, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ पाए हैं। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो हम ये इक्वेशन लेते हैं, इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम वेरिएबल कोफिशिएंट से कांस्टेंट कोफिशिएंट पे आते हैं, फिर धीरे धीरे ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड उसके रूट्स निकालते हैं। तो अगर हम इसमें इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहे तो क्या होगा, यहाँ पे डी डैश क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं फिर से याद रखना होगा, x इक्वल टू ई टू द पावर z, ये यूज़ कर रहे हैं। तो डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, डी डैश माइनस 1 प्लस 2y इक्वल टू 10। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x के जगह पे हम लिख सकते हैं ई टू दी पावर z प्लस, और 1/x को कैसे लिखेंगे, ई टू दी पावर माइनस z। फाइन, अब हम फिर से y को कॉमन लेते हैं, डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 प्लस 2 इंटू डी डैश माइनस 1 प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट दे देते हैं बाहर, y इक्वल टू 10 ई टू दी पावर z प्लस ई टू दी पावर माइनस z। फाइन, ओके, क्योंकि हमने इसको पहले से ही सॉल्व करके रखा है तो ये इक्वेशन और इतना भी अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है आप लोग कर ही लेंगे। तो इससे मैं डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन में आ जाती हूँ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m माइनस 1 m माइनस 2 प्लस 2m m माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन, क्योंकि मैंने इससे भी पहले से ही सॉल्व करके रखा है, तो इक्वेशन हमारा आ जाएगा m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो m की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, m इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -1 और यहाँ से आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस आयोटा। फाइन। सो हमने क्या देखा था कि हम इक्वेशन जो सॉल्व कर रहे थे दैट इज लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, उसका फर्स्ट प्रोसेस क्या था, उसको हमने पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट में ले आए, फिर हमको चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसके लिए हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया एंड हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स देखा। ठीक है, तो अब हम डिसाइड करेंगे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट देख के कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाया जा सके। मैं यहाँ पे आपको एक चार्ट प्रोवाइड करूँगी जिससे आपको आसानी हो समझने में कि कैसे रूट से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देख सकते हैं। ओके, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट एक ही आए दैट इज ओनली m1 और m1 बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, देन हमारा CF हो जाएगा c इंटू ई टू द पावर m1x। c एक नॉर्मल कांस्टेंट है और e टू द पावर m, दिस m1 इज द रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, अगर m1 m2 आ जाए सोल्यूशन में तो सिमिलरली इसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। कैसे, सॉरी, c1 लेंगे कोई सा भी एक कांस्टेंट e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x, वेयर m1 एंड m2 क्या हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट हो गया एंड c1 c2 कांस्टेंट। अगर रिपीटेड रूट आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, मानो कि m डबल दो बार आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे c1 प्लस c2। उस मतलब अगर रिपीटेड रूट आ जाए तब CF कैसा होगा, c1 प्लस c2x e टू द पावर mx। ठीक है, वेयर c1 एंड c2 आर द कांस्टेंट एंड m इज द रूट। अगर m 3 टाइम्स आ जाए तो सिमिलरली इसको ही आगे बढ़ाएंगे। कैसे, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e टू द पावर mx। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर सेम रूट 4 बार आ जाए या 4 बार आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब e टू द पावर mx। मुझे लगता है आप लोग सिमिलरिटी समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए तो हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट में ही आता है, तो हम मान के चलते हैं कि एक रूट आ गया अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड सेकेंड आ जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अगर ऐसे रूट्स आ गए तो क्या करें, तब CF कैसे दिखने में होगा, e टू द पावर अल्फा x, अल्फा दैट रियल पार्ट ब्रैकेट पे c1 कॉस बीटा x, बीटा दैट इमेजिनरी पार्ट प्लस c2 साइन बीटा x। ये हो जाएगा जब कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए कॉन्जुगेट में। एंड अगर रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट आ जाए सिमिलरली e टू द पावर अल्फा x c1 प्लस c2x कॉस बीटा x प्लस c3 प्लस c4x साइन बीटा x। तो ये आपका पूरा चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। सो हम चलते हैं अब फिर से वही सॉल्यूशंस में और वही एग्जांपल्स में, ताकि हम समझ पाए कि हम वो जो हमारा रूट आया था ऑक्सिलरी इक्वेशन का उससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लाए। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, इसको देखते हैं पहले। देखिए कैसे आया, m आ गया -1, तो हमने क्या बोला था, अगर कोई सा भी एक रियल नंबर आए तो हम कैसे लिख सकते हैं, c e टू द पावर m1 इंटू एक्स। m1 क्या था, रूट था, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, हम c1 लेके चलते हैं, कांस्टेंट कोई सा भी ले सकते हैं, c1 e टू द पावर -1 इंटू एक्स। तो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने किस में चेंज किया था वेरिएबल को, z में, तो इंटू z प्लस। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया, देखिए 1 प्लस माइनस आयोटा, ये तो कॉम्प्लेक्स रूट हो गया इसकी तरह, वेयर 1 अल्फा क्या है यहाँ पे 1 और बीटा क्या है वो भी 1 ही है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, e टू द पावर, देखिए e टू द पावर अल्फा x है, तो हम क्या लिखेंगे, e टू द पावर, यहाँ पे अल्फा क्या है 1, तो 1 इंटू z, और पहले ही बताया था कि ये z वेरिएबल में है, ब्रैकेट में c1 ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, तो c2 कॉस बीटा क्या है 1 ही है, तो z प्लस c3 साइन बीटा 1 है, तो साइन z। फाइन, इतना ही है।
अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया था, x इक्वल टू ई टू द पावर z। तो c1 ई टू द पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, z है, z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x, तो माइनस log x लिख सकते हैं, प्लस ई टू द पावर z की जगह हम लिख सकते हैं log x c2 cos, यहाँ पे भी log x z की जगह, प्लस c3 sin log x। आई होप क्लियर है आप लोगों को। ये अगर आप चार्ट याद रखेंगे तो आपको CF निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एक और देखते हैं, पहले वाला जो हमने किया था उसमें क्या क्या रूट्स आए थे, 1 1 2। देखिए ये रिपीटेड रूट है, और मैंने क्या कहा था, रिपीटेड रूट के लिए कैसा होता है, अगर 1 1 है, m इक्वल टू 1 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, c1 प्लस c2 z यूज़ करेंगे हम, ऑब्वियसली क्योंकि z वेरिएबल में है, और e टू द पावर 1 इंटू z। तो हमारा CF क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा CF हो जाएगा c1 प्लस c2 z e टू द पावर z, प्लस एक और है यहाँ पे 2, उसके लिए कैसा होगा, c3 e टू द पावर 2z। फाइन, ऐसा c इंटू ई टू द पावर 2z। तो ये हो गया आपका कैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, और अगर कोई भी डाउट है आप मुझे बता सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, द सेकंड पार्ट। तो एक्चुअली पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकालते हैं ना, वो एक सेकंड इसे समझा देते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकालते हैं ना, तो वो ये पार्ट और दिस पार्ट, ये दोनों पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमने जब इक्वेशन पहले वाला देखा था, जब हम स्टार्ट किया था वीडियो, तो हमने पहले वाला इक्वेशन जब देखा था तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, ऐसे था, और राइट हैंड साइड में कैपिटल एक्स था। दिस एक्स कैन बी एनीथिंग, पॉलिनोमियल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कॉम्बिनेशन में हो सकता है। तो हर एक के लिए ना पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकालना पड़ता है उसका प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन है, तो मैं बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेके आपको बताऊंगी। सो देखते हैं हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, मान लीजिए इक्वेशन ऐसा है, ठीक है, और हमने ये d टू द पावर n प्लस p1 d टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट टू pn को, वेयर d टू द पावर n क्या है, dny dxn, इस सब को हमने fd मान लिया, fd इंटू वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स। वही मैंने बताया, कैपिटल एक्स कैन बी एनीथिंग। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे दिखने में होगा और कैसे निकालेंगे हम, 1/fd इंटू कैपिटल एक्स। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ x इक्वल टू ई टू द पावर ax टाइप के ही एग्जाम्पल को देखेंगे, और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर PI पर्टिकुलर इंटीग्रल और अगर x जो यहाँ पे है, ये एक्सपोनेंशियल x जो यहाँ पे है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हो जाए, तो PI कैसे निकालते हैं, PI इक्वल टू 1/fd ई टू द पावर ax। ये जो x का कोफिशिएंट है ये a, ये हम d की जगह पुट करते हैं, दैट इज़ fa, और ऊपर एज यूजुअल ई टू द पावर ax ही रख देते हैं, प्रोवाइडेड क्या, fa नॉट इक्वल टू 0। ये fa अगर नॉट इक्वल टू 0 है, देन बाई चांस अगर केस फेल हो जाए और fa इक्वल टू 0 आ जाए, देन हम pi के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक x न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में रखते हैं f डैश्ड a। ये भी कब करते हैं, जब f डैश्ड a नॉट इक्वल टू 0 हो। अगेन अगर केस फेल हो जाए तो हम क्या करते हैं, एक x और मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में आ जाता है f डबल डैश्ड a एंड सो ऑन। ये अगर हम एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हम अब लेट ना करके बिल्कुल क्वेश्चन में जंप करते हैं और आपको पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप
अभी तक जो मैंने समझाया वो आपको समझ आ गया हो, नहीं है तो आप हम मुझे बार बार पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये क्वेश्चन हम देखेंगे बेस ऑन जो भी हमने अभी तक पढ़ा है या देखा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करूँगी ताकि आप समझ पाओ कि कैसे थ्योरी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है जुलाई 2024 का। क्वेश्चन आईडी है 704042। क्वेश्चन है लेट फाइव डिनोट्स द सोल्यूशन टू द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्स वाई डैश होल डैश माइनस 2y डैश प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1 लेस देन एक्स लेस देन ई टू द पावर 4 y1 यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन कुछ कुछ दिया हुआ है, y1 इक्वल टू 0 y ई टू द पावर 4 इक्वल टू 4 ई टू द पावर 4। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई ई। यहाँ पे ऑप्शन दिया रखा है, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, मार्क्स है 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था एक्स वाई डैश होल डैश माइनस 2y डैश प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1। फाइन, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस 2y डैश प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1। ओके, सॉल्व करते हैं। एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1। अब x से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू एक्स। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अच्छा, सिमिलरिटी मिल रहा है कुछ जो हमने पढ़ा अभी, लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू ई टू द पावर z। तो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इक्वेशन यहाँ पे, d इंटू डी माइनस 1 वाई माइनस डी वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स है, एक्स की जगह ई टू द पावर z। फाइन, तो फिर से y को कॉमन लेते हैं, d इंटू डी माइनस 1 माइनस डी प्लस 1 y इक्वल टू ई टू द पावर z। तो इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 y इक्वल टू ई टू द पावर z। फाइन, ये क्या हो गया, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर z। तो इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे आ जाएगा, क्योंकि हमें सी एफ चाहिए पहले, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, दैट इज m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या क्या मिल गया हमें, m इक्वल टू 1,1। ठीक है, अब क्या मिला हमें, रूट, रिपीटेड रूट मिला। तो हमारे लिए सी एफ क्या आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा आपका c1 प्लस c2z ई टू द पावर 1 इंटू z। फाइन, क्या आ गया सी एफ हमारा, c1 प्लस c2z ई टू द पावर z। फाइन, ये आ गया हमारा सी एफ। ओके, अगर आपको ये याद नहीं है आप एक बार चार्ट देख सकते हो, आपको इजीली याद हो जाएगा कि ये क्या है। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्या था हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन था x इक्वल टू ई टू द पावर z, दैट इज z इक्वल टू लॉग x। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज़ किया था। तो हम c1 प्लस c2 लॉग x ई टू द पावर z क्या हो जाएगा, x। फाइन, सी एफ हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो पी आई के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या बोला था कि राइट हैंड साइड को लेना है। राइट हैंड साइड क्या था हमारा, डी स्क्वायर। एक बार और देख लीजिए आपके लिए, हमने क्या बोला था, इसको और इसको यूज़ करेंगे, ठीक ना। 1 बाई एफ डी क्या है यहाँ पे, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, सो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और हमारा x क्या है यहाँ पे, ई टू द पावर z, ई टू द पावर z। तो हमने क्या कहा था कि जो यहाँ पे कोफिशिएंट आएगा, z का कोफिशिएंट क्या है 1, हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे, दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा f1 क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो
फेल हो रहा है केस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक z मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको याद हो e⁻z रखेंगे एंड f'1 लिखेंगे। ठीक, अब f' निकालिए आप, यहाँ से क्या हो जाएगा 2d माइनस 2 हो जाएगा। f'1 क्या हो जाएगा, f'1 फिर से 2 × 1 - 2 दैट इज़ 0, फिर से फेल हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा PI। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और z इंट्रोड्यूस करेंगे मल्टीप्लिकेशन में इंटू e⁻z और f'1। ओके, f' में क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा ओनली, तो फिर z² इंटू e⁻z/2, ये हो गया हमारा PI। तो हमारा टोटल जो सोल्यूशन आ जाएगा, और हम इसको पहले ही चेंज कर लेते हैं, z को लिख सकते हैं log x², e⁻z को क्या x लिख सकते हैं क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन वो यूज़ किया था बाय 2। तो हमारा टोटल सोल्यूशन क्या आ गया, पहले हम लिखेंगे हमारा जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आया था दैट इज़, और यही से लिख लेते हैं, यहाँ पे है ये वाला C1 + C2 log x इंटू एक्स प्लस जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आया log x होल² इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आप यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या कंडीशन दिया हुआ था, y1 = 0 और y e⁴ = 4e⁴, क्या क्या दिया था, y1 = 0 एंड y e⁴ = 4e⁴, ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है। ये आपका सोल्यूशन आ गया टोटल। तो अगर आप ये कंडीशन यूज़ करेंगे तो सोल्यूशन आपको मिलेगा क्या, सोल्यूशन आपको मिलेगा, मैंने पहले से ही करके रखा था, C1 आ जाएगा 0, C2 आ जाएगा आपका -1, तो आपका y टोटल आ जाएगा -x log x प्लस x इंटू log x का होल² डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपका आंसर। कैसे, ये आपको आ चुका है, आप क्या करेंगे, बस ये वाला जो कंडीशन आपको गिवन है इसको यहाँ पे पुट करेंगे। आपको C1 और C2 निकालना है, तो C1 आ जाएगा 0, C2 आ जाएगा -1, आप उस हिसाब से यहाँ पे पुट करेंगे और आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, सॉरी ये y मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या उन्होंने क्या मांगा था हमसे, मांगा था phi, एक्चुअली ये phi है, तो phi ही मांगा था, तो हम निकालते हैं phi ऑफ e = ये log x है, सॉरी, -e log e प्लस e log e का होल² डिवाइडेड बाय 2। ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, -e प्लस e/2 दैट इज -e/2। कौन सा वाला आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1। फाइन, आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।